Now we are doing coordination compounds, coordination chemistry. In this chapter, our next topic is Werner's theory of coordination. Very, very important question. What are the Werner's features बताने हैं Werner's theory of coordination के. Werner's theory of coordination compounds. बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है. मैंने आपको पहले भी कहा था कि एल्फ्रेड वर्नर था साइंटिस्ट जिसने स्टडी किया है, who studied these coordination compounds. उसने कुछ फीचर्स दे दिए, कुछ थ्योरी के कुछ प्रिंसिपल्स दे दिए, कुछ पॉइंट्स दे दिए. वेरी इंपॉर्टेंट. 1892 में उसने ये थ्योरी दे दी, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन. राइट. अब ये पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट, पहला फीचर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन? पहला वन, जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है, सेंट्रल में जो मेटल एटम या आयन होता है, हर एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम होता है, आयन होता है. जैसे मैं यहां लिख के रखता हूं CrNH3 6 लाइक दिस, नेट चार्ज +3. अब इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, दैट इज क्रोमियम. तो वर्नर थ्योरी का पहला फीचर यह है कि जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, कभी ये एटम है व्हेन ऑक्सीजन स्टेट इज 0, कभी ये आयन है जब ये ऑक्सीजन स्टेट इसका होता है. आप मेटल भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं. जो सेंट्रल मेटल एटम है, पहला पॉइंट, इसकी दो वैलेंसीज होती है. एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी. पहला पॉइंट, सेंट्रल मेटल एटम और आयन in the coordination complex has two types of valencies, primary valency and secondary valency. First point, this theory was given by Alfred Werner in 1892. पहला फीचर कि सेंट्रल मेटल को दो वैलेंसीज होती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. नाउ सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट है, जो प्राइमरी वैलेंसी है ये डिनोट करता है, प्राइमरी वैलेंसी डिनोट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, denotes oxidation state of central metal atom or ion. इसमें चार्ज क्या है? That is oxidation state, apparent charge or charge of an atom or ion in a compound. That is primary valency. So oxidation state complex का, suppose मैं यही compound एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा. सपोज मैंने यही कॉम्प्लेक्स ले लिया Cr में, लाइक दिस NH3 होल 4 Cl2+, मैंने ये कॉम्प्लेक्स रख दिया. इसमें इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है. सो इसकी प्राइमरी वैलेंसी जो है, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ क्रोमियम इज +3, जो इसमें इसकी चार्ज है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है. अब बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे ये +3 कहाँ से आया, हमें कैसे पता चलेगा? अभी आगे हमने स्ट्रक्चर्स करने हैं तो आपको पता चलेगा. बॉन्ड बनने से पहले, कॉम्प्लेक्स बनाने से पहले क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तभी इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल 6 बन जाते हैं, तभी 6 लिजेंड्स, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है, वो आगे करेंगे हम VBT में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में. तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता +3 ऑक्सीजन स्टेट में, इस कॉम्प्लेक्स में ये होता है.
So that +3 denotes primary valency of central metal atom or ion. In this case, it is chromium, right? So primary valency क्या है? Oxidation state, जो चार्ज होती है. और तीसरा पॉइंट है सेकेंडरी वैलेंसी जो है. जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी जो डिनोट करता है सेंट्रल मेटल एटम का, डिनोट्स सेकेंडरी वैलेंसी डिनोट्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. अभी कराया था हमने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है. कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बने हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ जो लिजेंड्स बनाते हैं. सो जो एक कोऑर्डिनेशन नंबर है ये है सेकेंडरी वैलेंसी. सो अगर मैं यही कॉम्प्लेक्स ले लूं जो अभी यहां पर लिया मैंने, CrNH3 Cl2 CrNH3 Cl2 नेट चार्ज प्लस है. इसमें ध्यान से देख लो सेकेंडरी वैलेंसी जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कल बताया था कितने लिजेंड्स है मोनोडेंटेड लिजेंड्स. अगर बाइडेंटेड होते तो इंटू 2 करते. या कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है? 4 अमोनिया और 2 Cl है ना. तो 6 हो गए. 6 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्रोमियम का है. 6 से ज्यादा कोई होगा नहीं और 4 से कम नॉर्मली होता नहीं. तो आपको 4 और 6, 4, 5, 6 वाले ही आएंगे. 4 और 6 हमारे सिलेबस में है. तो यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर. सो देखो ध्यान से देख लीजिए, +3 इसकी प्राइमरी वैलेंसी है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसी सेंट्रल मेटल के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाए हैं लिजेंड्स ने. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, राइट. सो प्राइमरी वैलेंसी क्या है? प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. ये याद रखना है. तो यही हमने कहा था कि 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज होती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी डिनोट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, while secondary valency जो है it denotes coordination number of central metal atom or ion. Now next point. देखो बेटा, जो याद रखना है आपको, जो सेंट्रल मेटल एटम, जो ये प्राइमरी वैलेंसी है, ये आयनाइजेबल होती है. वो मैं बताऊंगा कैसे. सपोज प्राइमरी वैलेंसी किसी जगह पर सेटिस्फाई जब होती है, उसके लिए प्राइमरी वैलेंसी के लिए कोई लिजेंड होना जरूरी नहीं है. प्राइमरी वैलेंसी जो है इसके लिए कोई लिजेंड का होना जरूरी नहीं है. जैसे क्रोमियम 3+ है, इस 3 चार्ज को जब ये न्यूट्रल करेगा क्रोमियम आयन, तो 3 नेगेटिवली चार्ज आयन्स आने चाहिए, चाहे स्क्वायर ब्रैकेट से के अंदर हो या स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर हो. सो ये आयोनाइजेबल है. सपोज मैं यही क्रोमियम का लेता हूँ CrCl3, इसमें तो इसने अपनी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लिया है. तो ये प्राइमरी वैलेंसी जो है, अगर इस CrCl3 को मैं पानी में डालूं तो ये Cr3+ और 3Cl नेगेटिव हो जाएगा, आयनाइज होगा. सो याद रखना है प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये आयनाइजेबल होती है प्राइमरी वैलेंसी. जब भी कोई प्राइमरी वैलेंसी कोई बॉन्ड नॉर्मली आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो इट इज आयनाइजेबल. और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है, इसी के साथ बताता हूं, जो सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज नॉन आयनाइजेबल. सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर है. सपोज यही क्रोमियम जब सेकेंडरी वैलेंसी करेगा 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 6 अमोनिया इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के ऐसे आएंगे. तो ये पार्ट जो है पानी में डालेंगे तो ये आयोनाइज नहीं हुआ है. पहले ही मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स ये पार्ट जो है ये नॉन आयोनाइजेबल होता है. ये पानी में बिल्कुल ऐसे ही रहेगा CrNH3 क्योंकि कॉम्प्लेक्स नॉन आयोनाइजेबल होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज वंस कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इट इज लाइक ए कोवलेंट बॉन्ड. सो ये नॉन आयोनाइजेबल है सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी जो है क्रोमियम का वो आयनाइजेबल है हमेशा, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल. मतलब सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइज नहीं होता, बॉन्ड ब्रेक नहीं होता पानी में डाल के.
प्राइमरी वैलेंसी जब सेटिस्फाई हो जाती है इट इज आयनाइजेबल। आप ध्यान सुनो, नेक्स्ट पॉइंट। जो प्राइमरी वैलेंसी है अब ये आयनाइजेबल है। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कैसे होगी? नेगेटिव लिगेंड से। मतलब प्राइमरी वैलेंस जो नेगेटिव लिगेंड्स है ना, ये आपको याद रखना है। नेगेटिव लिगेंड्स हमेशा प्राइमरी वैलेंस से भी सेटिस्फाई करेंगे अगर लिगेंड है नेगेटिव वाला, नेगेटिव लिगेंड्स। अब ये दो काम करेंगे ना, एक तो इसमें नेगेटिव चार्ज है तो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, और दूसरा ये सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता है। सो नेगेटिव लिगेंड्स सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी वैलेंसी, मैं दिखाऊंगा कैसे, एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। एग्जाम्पल से बता देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। अब नेगेटिव लिगेंड्स मैंने कहा Cn नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव है, ये सारे। सपोज क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अभी बताया था मैंने। इस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए 3 Cl अगर आएंगे अंदर, कोऑर्डिनेशन Cl अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएंगे तो ऑब्वियसली वो क्या है, वो तो लिगेंड है ना। जो अंदर होता है वो लिगेंड हमेशा होता है क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। लेकिन चार्ज 3 भी इसने सेटिस्फाई कर दी अगर अंदर है, और फिर इसका चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर Cr का है, सपोज अगर मैं चलो मैं ऐसे लिख लेता हूं, थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं Cl6 लिखूं डायरेक्टली, Cr Cl6, तो Cl ने क्या किया, यहाँ तो चार्ज आएगी नेट, वो तो इन 6 नेगेटिव लिगेंड्स ने एक तो प्राइमरी वैलेंस से भी सेटिस्फाई कर दी और सेकेंडरी वैलेंस से भी सेटिस्फाई कर दी। लिगेंड का काम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाया, और जो +3 चार्ज क्रोमियम की थी उसको भी उसने न्यूट्रलाइज कर लिया, उसको भी सेटिस्फाई कर दिया। सो याद रहे यही है, नेगेटिव लिगेंड जो होते हैं ये प्राइमरी वैलेंस से भी सेटिस्फाई करते हैं, और ये प्राइमरी भी और सेकेंडरी वैलेंस से भी सेटिस्फाई कर देते हैं। नेगेटिव लिगेंड्स जो अंदर हो, न्यूट्रल अगर हो गए अंदर या पॉजिटिव लिगेंड्स है, वो प्राइमरी वैलेंस से सेटिस्फाई नहीं करेंगे, सिर्फ सेकेंडरी वैलेंस से सेटिस्फाई करेंगे। मान लीजिए लेट अस सपोज यही क्रोमियम में लेता हूं, क्रोमियम +3 ऑर्गेनल स्टेट है, इसका प्राइमरी वैलेंसी +3 है, मैंने अमोनिया 6 ले लिए। क्या अमोनिया ने प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी? अमोनिया न्यूट्रल होता है, नहीं, अमोनिया ने सिर्फ कौन सी वैलेंसी यहाँ पर सेटिस्फाई कर दी? शाबाश, ओनली सेकेंडरी वैलेंसी, क्योंकि अमोनिया इज ए लिगेंड। हाँ, इसने ये तो बना दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाई 6 क्रोमियम के साथ, तो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बट नॉट द प्राइमरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी +3 को काउंटर आयन लेना पड़ेगा आगे से। हाँ, ये तो काउंटर आयन है क्योंकि +3 था, नहीं तो अगर ये मैं नहीं लिखता यहाँ पर तो यहाँ +3 लिखना था, 3 पॉजिटिव। इस 3 पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे Cl3 3 Cl यहाँ से डालने पड़े। या अगर कोई ऐसा भी है जहां पर नेगेटिव चार्ज आएगी तो काउंटर आयन बाहर से आ जाएगा, वो तो बात की बात है। सिंपली याद रखना है, सेकंड नेगेटिव लिगेंड्स अगर है वो प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। ये 1 मार्क एंट्रेंस में आ जाता है। और एक क्वेश्चन है जो शेप ज्योमेट्री, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब चूंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड जिस भी कंपाउंड में है उसकी पर्टिकुलर शेप होती है, पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है। ये किस पर डिपेंड है? ये डिपेंड है, अभी आगे पढ़ेंगे अभी ये चीज, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन पर। जैसे नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन कंपाउंड्स में हमने किया था, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन, या हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिख सकते हैं, दोनों रिलेटेड है। कैसे दिखाता हूं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर में लेता हूं, सपोज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 वाले हमें करने हैं नॉर्मली। 4, चलो 5 भी लिखेंगे लेकिन हमें 4 और 6 है। अब 4 जब कोऑर्डिनेशन नंबर है, 2 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। अगर आपको याद होगा 11th में मैंने कहा भी था, वहां पर लिखा भी है, मैंने लिखवाया भी था कि ये हम 12th में करेंगे। अगर आपको याद होगा
DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। उधर लिखा होगा कॉपी में, मैंने लिखा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 12th में करना है और किसी जगह पर नहीं। तो वही आज अब हम करेंगे आगे, ये इसी चैप्टर में करेंगे। अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 2 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, एक तो sp3 और एक dsp2। ये dsp2 सिर्फ यहीं पर है और किसी जगह पर और नहीं है। अगर 5 है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, अगर 6 है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, 7 है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर होगी सेंट्रल एटम में तो टेट्राहेड्रल होगी, अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल शेप आ जाएगी। और dsp2 क्या हाइब्रिडाइजेशन हम बताएंगे अभी इसमें। dsp2 में शेप आती है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर। sp3d अगर है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है इसमें, वहां पर भी किया। यस, इट इज ऑक्टाहेड्रल, इट इज sp3d2। सो कहने का मतलब ये, ऑल्दो हमें सिर्फ 3 कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पर टोटल में करने हैं, आगे भी है हाइब्रिडाइजेशन सारा कुछ बताना है। सो ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर कोऑर्डिनेशन और 4 है, 4 लिजेंड्स है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, टू टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, two type of hybridizations is possible, sp3 and dsp2. It may be tetrahedral or square planar. और 5 है sp3d trigonal bipyramid। अगर 6 है it is sp3d2 और एक और भी इसमें होती है d2sp3। अब आप बताएंगे इसमें क्या फर्क है, यहाँ पर इसमें फर्क है, वो इन्वॉल्व होता है आउटर डी और इनर डी, यह भी पता चलेगा आगे। जो sp3d2 उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्योंकि आउटर डी इन्वॉल्व होते हैं, d2sp3 inner orbital complex because inner d involved। ये हम आगे पढ़ेंगे। ये थे features of Werner's theory of coordination। I again repeat, Alfred Werner in 1892 gave Werner's theory of coordination। Features of the theory are: first point, central metal atom or ion has 2 types of valencies, primary valency and secondary valency, right? Primary valency, secondary valency। Second point, primary valency denotes oxidation state of central metal atom or ion। जो चार्ज होती है हमेशा प्लस ही होती है, sometimes it may be 0 also। एटम्स में, मेटल्स में नॉर्मली नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट नहीं होती है। एंड सेकेंडरी वैलेंसी डिनोट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिजेंड्स या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स मेड बाय दीज ligands with the central metal atom or ion। Primary valency is ionizable, it gets ionized। Only primary valency जब ये utilize करेगा तो एक ionic compound बनता है, but when secondary valency utilize करता coordinate bonds बनते हैं, it is non ionizable। Next point बताया हमने, negative ligands have the tendency to satisfy both primary valency as well as secondary valency। नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज को भी खत्म करेंगे, नेगेटिव लिजेंड है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाएगा ही, दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी। एंड फाइनली मैंने कहा ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, राइट? ये हमने किया फीचर्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। नाउ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमेशा आता है इसमें से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी आया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट्स। ये दोनों क्वेश्चन वर्नर्स थ्योरी और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और डबल सॉल्ट, इनमें आप डिफरेंशिएट कर लो। देखो बेटा, पहले आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई दिक्कत नहीं है आप। अब आप बताएंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है सपोज CrNH3 होल 6 पॉजिटिव,
3 पॉजिटिव या बाहर Cl3 नेगेटिव काउंटर आयन जो बाहर होता है स्क्वायर ब्रैकेट के बाद, ये सिर्फ चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, नेट चार्ज को। अगर पूरे कॉम्प्लेक्स में प्लस चार्ज है तो एंड में आएगा नेगेटिव वाला, अगर पूरे कॉम्प्लेक्स को नेगेटिव चार्ज है तो सबसे स्टार्ट में आएगा। जैसे FeCN6 मैं लिख रहा हूं, इसमें 3 नेगेटिव है नेट चार्ज, तो K3 आएगा, Na3 आएगा, कोई भी पॉजिटिव वाले आगे आएगी। दीज आर काउंटर आयंस। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। डबल सॉल्ट होता है K2SO4, 2 सॉल्ट्स मिला के जो सॉल्ट बनता है। बट आपको याद रखना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, डबल सॉल्ट भी 2 सॉल्ट्स को मिला के बनता है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी जब बनाते हैं हम 2 सॉल्ट्स को मिला के बनता है। जैसे मैंने ये कहा भी था, KCN और FeCN जब मिलता है आपस में तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 2 सॉल्ट्स को मिक्स करते हैं किसी भी कंपोजिशन में, लेकिन डबल सॉल्ट जब बनता है, ये बनाना भी आपको प्रैक्टिकल में भी ये इक्विमोलर में होना चाहिए। अगर 0.1 मोलर है पोटेशियम सल्फेट, 0.1 मोलर होना चाहिए एल्यूमिनियम सल्फेट भी। सो डबल सॉल्ट हमेशा बनता है बाय मिक्सिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 2 सॉल्ट्स इन इक्विमोलर कंपोजिशन, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बनता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 2 सॉल्ट्स इन एनी कंपोजिशन। ये पहला पॉइंट है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं। पहला पॉइंट एनी कंपोजिशन, mixing of 2 salts, saturated solution of 2 salts in any composition, we get coordination compound, and equimolar composition, equimolar बराबर बराबर molarity में आएगा तो we get this double salt। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा पॉइंट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सबसे पहली बात है असली चीज क्या है कंपाउंड, जब उसको मैं कहता हूं ये स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट, बाकी तो काउंटर आयन से कोई मतलब नहीं। स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये नॉन आयोनाइजेबल होता है, ये कभी आयोनाइज नहीं होगा। Cl बाहर वाला Cl काउंटर आयन तो अलग होगा पानी में, लेकिन जो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है Cr अलग और अमोनिया अलग, ये नहीं हो सकता है। अगर इस कंपाउंड को मैं पानी में डालूं तो तो ये ऐसे रहेगा CrNH3 6, ये पूरा पॉजिटिव आयन ऐसे रहेगा और 3 Cl अलग रहेगा ऐसे, राइट, और अलग से। सो ये नॉन आयनाइजेबल है। लेकिन अगर डबल सॉल्ट को मैं पानी में डालूं, इस सॉल्ट को मैं अगर पानी में डालता हूं कि पोटेशियम आयन भी बनेंगे, सल्फेट आयन भी बनेंगे, एल्यूमिनियम आयन भी बनेंगे, फिर सल्फेट, मतलब सल्फेट बन ही गया, चलो एक बार फिर भी लिख सकता वाटर तो वाटर, ये पूरा आयनाइजेबल है, ये साल्ट है, डबल साल्ट है, 2 साल्ट से बना जरूर है लेकिन ये आयनाइजेबल है। सो ये दूसरा पॉइंट है इसमें, जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ये नॉन आयनाइजेबल होता है, इट इज नॉन आयनाइजेबल, ये आयनाइजेबल है। और तीसरा पॉइंट जो है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है इसमें प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस होती है, जबकि वायरएज इन डबल साल्ट्स जो मेटल होते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम, इनकी सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी होती है। सो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी भी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी भी होती है सेंट्रल मेटल एटम में। सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और यहाँ ओनली प्राइमरी वैलेंसी होती है, यहाँ कोई सेकेंडरी वैलेंस कोऑर्डिनेशन नंबर का कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी होती है। कोई शक इसमें? ये अब एक और बहुत सारे पॉइंट्स है। अब देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब बनता है, जो सपोज FeCN2 को मैंने मिलाया KCN के साथ, हमें बना K4FeCN6, किसी भी कंसंट्रेशन में मिला के ये बन गया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो ये कॉम्प्लेक्स बना, इस कॉम्प्लेक्स में
ना एफिशिएंट जैसी प्रॉपर्टी है, अब ना केसियन जैसी प्रॉपर्टी है। ये आइडेंटिटी ऑफ साल्ट जो होती है दैट्स लॉस्ट, आइडेंटिटी ऑफ साल्ट लॉस्ट, कि नया चीज बन रहा है। आइडेंटिटी ऑफ साल्ट जो होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट साल्ट्स है, दैट इज लॉस्ट बिकॉज ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। क्योंकि ये चीजें आयनाइजेबल है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनता है नॉन आयनाइजेबल है। सो आइडेंटिटी ऑफ साल्ट्स इज लॉस्ट। व्हाइल एज अगर मैं डबल साल्ट की बात करता हूं, जैसे K2SO4 मिलाया मैंने, K2SO4 की प्रॉपर्टीज देख, K2SO4 में पोटेशियम और सल्फेट आयन बनते हैं अलग से। जब है ये एल्यूमिनियम सल्फेट जो है अलग प्रॉपर्टीज की, आयनाइजेबल है, एल्यूमिनियम आयन बनेगा और सल्फेट बनेगा, तो ये आयन्स अलग अलग है। अगर मैं डबल साल्ट को भी ले लूं, जब ये कंबाइन करके डबल साल्ट बना देता है, तो इसमें भी वही चीज बनेगा ना, वही आयन्स बनेंगे। सो यहाँ पर आइडेंटिटी जो है दैट इज रिटेन्ड, आइडेंटिटी ऑफ द साल्ट्स में कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर सेम चीज है, सेम आयन्स बन जाते हैं। सो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आइडेंटिटी जो है ऑफ साल्ट्स जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट साल्ट्स इज लॉस्ट। यहाँ आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट साल्ट इज मेंटेन्ड। राइट, ये था पॉइंट, 4 पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स है ये। हाँ, एक चीज और भी है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं दे एग्जिस्ट इन सॉलिड एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। क्योंकि जरा ध्यान से देख लो, अगर मैं सपोज CrNH3 होल 6 3 पॉजिटिव लेता हूं, नेक्स्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सॉलिड है, डालो पानी में भी ऐसे ही रहेगा। सो सॉलिड स्टेट में भी है, ये सॉलिड है, सॉलिड में भी है, और एक्वस सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट करेगा, दोनों में ऐसे रहेगा, आयन चेंज नहीं होगा। वाइल एज जो डबल साल्ट है K2SO4, ये सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही रहेगा इस फॉर्म में। अगर पानी में डाला तो डबल साल्ट कहाँ रहा, ये तो आयन सारे के सारे आयन अलग अलग होंगे। से दे एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है बिटवीन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कम से कम 3 लिखने हैं, तो मैंने 4-5 बता दिया इसमें। दीज आर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी आएगा वहां पर, एक ही चीज है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स से ही कंपाउंड बनता है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में सिर्फ ये फर्क है, कंपाउंड में सपोज ये CrNH3 होल 6 Cl पूरा, दिस है कंपाउंड कंप्लीट, और कॉम्प्लेक्स ये है, कॉम्प्लेक्स ही कंपाउंड बनाता है, ये है कॉम्प्लेक्स। सो मेन चीज कंपाउंड में भी कॉम्प्लेक्स ही है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो ये चीज एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं। वर्नर कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं, तो याद रखना है, दिस वाज अनदर क्वेश्चन एंड दीज 2 क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन।